the founder, CEO of Amazon, Jeff Bezos. 2020 में Amazon के CEO जेफ बेजोस इंडिया आते हैं। The tech mogul who's on a 3-day visit to India. अमेज़न के बॉस जेफ बेजोस सितंबर 2014 के बाद पहली बार भारत आए हैं। और एक इंटरव्यू के दौरान वो कुछ ये बात बोल देते हैं। I predict that the 21st century is going to be the Indian century. उसी साल इंडिया के एक्सपोर्ट डिस्पाइट ऑफ कोविड 290 बिलियन USD पहुंचा। फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों ने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करना शुरू किया और इंडिया का इन्फ्लुएंस ग्लोबल इकोनॉमी में काफी तेजी से बढ़ने लगा। I think India has more promise than any large country in the world. I think India should be one of the leaders of the AI revolution. It's really quite amazing to see what the country has done. अब भले ही आपको लग रहा हो कि ये सारी डेवलपमेंट इंडिया ने अभी की है, बट एक्चुअली में इसकी नींव 1990s में रख दी गई थी। At the stroke of the midnight hour, when the world sleep, India will awake to life and freedom. 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली, बट तब तक ब्रिटिशर्स ना सिर्फ इंडिया को लूट चुके थे, पर उनने इंडिया में पॉलिटिकल टेंशन्स भी स्टार्ट करवा दी। इंडिया की सिचुएशन इतनी अनस्टेबल थी कि चर्चिल ने ये बात तक बोल दी। India is a geographical term. It is no more a united nation than the equator. इस बात को 40 साल से ज्यादा हो चुके थे, बट इंडिया वाज स्टिल यूनाइटेड। बट एक प्रॉब्लम थी जो इंडिया को उस वक्त अंदर से कमजोर कर रही थी, और वो प्रॉब्लम थी पॉवर्टी। जून 1991 में इंडिया कोलैप्स होने के कगार पे था। हम कोलैप्स से सिर्फ 3 हफ्ते दूर थे, और इंटरेस्टिंगली उसी वक्त बजट भी अनाउंस होने वाला था। लोग बहुत डरे हुए थे, क्योंकि ये सिचुएशन इंडिया के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन थी। कीमतें बढ़ेंगी और ये होगा ही, क्योंकि जिस तरह हमारे देश की परिस्थिति है, लगता है टैक्सेस बढ़ने के कारण से दाम बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, ऐसे ही लग रहा है। पर तभी हमारे देन फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह बजट प्रेजेंट करते हैं। We have to accept the need for restructuring and reform if we are to avoid an increasing marginalization of India's in the evolving world economy. ये बजट बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इसके बाद इंडिया की किस्मत बदलने वाली थी। Manmohan Singh presents the union budget. During his speech, India changes. वक्त को बदल दिया, जज्बात को बदल दिया और जिंदगी को बदल दिया। And the finance minister Manmohan Singh said, foreign competition will be allowed. Tariffs are going to be lowered. We are going to allow more competition. इस सब से हुआ ये कि बिजनेस करना आसान हो गया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दबा के आने लगी। अब क्योंकि हमारी इकोनॉमी ओपन हो चुकी थी, तो कई कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने लगी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, व्यापार बढ़ा और इंडिया में नई टेक्नोलॉजीज आने लगी। और जो टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही थी, उनमें से एक बहुत बड़ा सेक्टर IT डिपार्टमेंट का भी था। एंड वेरी फॉर्चुनेटली इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी का बहुत ही अच्छे से फायदा उठाया। इनफैक्ट इससे सबसे ज्यादा फायदा हुआ कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु को। बेंगलुरु में STPI की स्थापना हुई, जो टेक कंपनीज को टैक्स बेनिफिट, हाई स्पीड इंटरनेट और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा सके। ये बेनिफिट्स इतने अच्छे थे कि इन्फोसिस ने भी अपना ऑफिस बेंगलुरु में शिफ्ट कर लिया। सारी चीजें इंडिया के फेवर में ही चल रही होती हैं, बट फिर एंट्री होती है एक बग की, एक ऐसा बग जो पूरा का पूरा गेम बदलने वाला था। Panel describes Y2K, the year 2000 computer bug, as a worldwide crisis. Medical delivery systems are in trouble, that they are not prepared to respond to the Y2K issues. 8 to 10% of the population were fairly confident that this was going to be an apocalypse. सारी दुनिया पैनिक हो रखी होती है इस एक बग को लेके, और लोग अपनी अपनी थ्योरीज बनाने लग जाते हैं। We're certainly telling banks that they need to be prepared, that as we approach the year 2000, anxieties will increase. For example, Virgin Atlantic Airlines, which is an international carrier to Orlando, has canceled all their flights on the 1st and the 31st just because of the Y2K fear. The year 2000, I'm not going out. I'll be in the bunker. इनफैक्ट US के प्रेसिडेंट भी मीडिया में एक अनाउंसमेंट करते हैं। Don't just sit back and wait for problems to occur. Call 188 USA 4Y2K. असल में Y2K एक ऐसा बग था जिसकी वजह से कंप्यूटर सिस्टम्स डेट को मिस इंटरप्रेट कर रहे थे, जिसका इफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर जगह होने वाला था। एंड गेस व्हाट, किस कंट्री ने इसको फिक्स किया? भारत के IT टैलेंट ने इस Y2K क्राइसिस को सुलझाने में अमेरिका के प्रोग्रामर्स की काफी मदद की। और तभी उसी जमाने की ये इन्फोसिस, विप्रो, TCS, ये वो बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने इतने बड़े चैलेंज को स्वीकार करके पूरी दुनिया के सिस्टम्स के अंदर से ये Y2K बग को नामो निशान समेत मिटा दिया। And with Y2K, Indians were seen as the Indians solved this problem. इसके बाद दुनिया भर के टेक जायंट्स को इंडिया का पोटेंशियल समझ आने लगा। IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और बढ़ने लगी, इंडिया में और पैसा आने लगा, और इंडिया की IT इंडस्ट्री में एक सडन बूम देखने को मिला। और इसी वक्त एंट्री होती है एक ऐसे आदमी की जो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का सबसे बड़ा नाम बनने वाला था। I think truly excited to be here. Some of you may have
heard the news that we announced yesterday? सचिन बंसल एक IITian जो अमेज़न के लिए काम किया करते थे, बट 2007 में वो अपने दोस्त बिनी बंसल के साथ एक स्टार्टअप की शुरुआत करते हैं। One of the top 5 private internet companies in the world. One company which I think all of us should be very, very proud of is Flipkart. आप लोगों ने भारत की एक सबसे, मैं कहूँगा सबसे सफल कंपनी बहुत थोड़े समय में पैदा करी है। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में फ्लिपकार्ट एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी के तौर में सामने आया, जो न जाने कितने लोगों को खुद का बिजनेस स्टार्ट करने या स्टार्टअप करने के लिए इंस्पायर करता है। स्टार्टअप को लेके इंडिया में लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा था। पहले जहां लोग सिर्फ जॉब्स के पीछे भागा करते थे, वहीं पे अब लोग खुद का स्टार्टअप लॉन्च करने लगे। इंडिया में स्टार्टअप का एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम बनने लगा। इनफैक्ट 2015 में एक वेब सीरीज आई थी जिसने इंडिया के इसी स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया। तो क्या है? अभी तक इंडियन मार्केट में बहुत सारी सक्सेसफुल कंपनीज बन चुकी थी। हम यूएस और चाइना की तरह हर साल नए नए यूनिकॉर्न्स लॉन्च कर रहे थे, और फिर आता है वो साल जहां से इंडिया एक बहुत ही बड़ी लीप लेने वाला था। Every new Jio user will get Jio's data, voice, video absolutely free. इसके बाद तो लोगों ने बेतहाशा इंटरनेट यूज करना शुरू किया, बिकॉज इंडिया हैड द चीपेस्ट इंटरनेट। इससे जितना फायदा आम लोगों का हुआ, उससे कई ज्यादा फायदा स्टार्टअप्स का होने लगा। But what it actually did is that it skyrocketed internet penetration. It skyrocketed the number of people who can access smartphones and be digital. Yes. And when a billion people are all of a sudden digital, more businesses can grow. इंटरनेट की चीप होने की वजह से जितनी भी आज हम स्टार्टअप्स देख रहे हैं, वो सब ऑनलाइन अपनी मार्केट बना पाए। ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट होने लगे, क्योंकि इंडिया का ऑनलाइन मार्केट बहुत बड़ा हो चुका था और नए नए प्लेयर्स आने लगे जो इस मार्केट को कैप्चर करना चाहते थे। जब स्टूडेंट होते हैं ना, वी चेज ब्रांड्स लाइक IIT, MIT, हार्वर्ड, बट रियल इंस्पिरेशन आर द पीपल लाइक यू जो अपना ब्रांड खुद बनाते हैं। यह है दुकान के को-फाउंडर सुभाष चौधरी। दुकान एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म था जहां पे लोग अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते थे। इस टाइप के स्टार्टअप काफी चलने लगे और इन टाइप के स्टार्टअप्स को फंडिंग भी बहुत अच्छी मिलने लगी। Now why VCs and all that funding saga comes in the picture is because yet same thing has been proven in the US. 2016 में इंडियन स्टार्टअप ने $3.89 बिलियन रेस किए, 2017 में 10.4 बिलियन, 2018 में 11 बिलियन और 2019 में 14.5 बिलियन। इन टोटल 39.79 बिलियन इन 4 सालों में रेस किए गए। और फिर आता है साल 2020। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोविड के कारण लॉकडाउन लगा, जिसकी वजह से लाखों लोग बेरोजगार हुए, न जाने कितने लोग डिप्रेशन में गए और हमें काफी अजीब अजीब न्यूज सुनने को मिली। चंडीगढ़ में कर्फ्यू के चलते सन्नाटा छाया हुआ है और ऐसे में आए दिन शहर में जंगली जानवर दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन नोएडा के GIP मॉल के बाहर एक नील गाय वीरान सड़क पर बेखौफ दौड़ती दिखी। वहीं मुंबई महाराष्ट्र के यवतमाल में शराब नहीं मिलने पर 7 लोगों ने सैनिटाइजर पी लिया। ये समय हम सभी के लिए काफी डिफिकल्ट था, पर जहाँ पे बहुत लोग इस पेंडेमिक से सफर कर रहे थे, वहीं पे कुछ कंपनीज ऐसी भी थी जिसने इस पेंडेमिक को अपॉर्चुनिटी में बदला। अनअकैडमी का नाम तो आपने सुना ही होगा, एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको UPSC, नीट जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। कोविड की वजह से ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का काफी फायदा हुआ, क्योंकि ऑफलाइन तो सारी चीजें बंद हो चुकी थी और लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे थे। तो अब ऑब्वियस था कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इनका बहुत फायदा होने वाला था। और शायद यही रीजन था कि 2021 में इंडिया ने 44 यूनिकॉर्न्स तैयार किए, बिकॉज जियो के कारण इंडिया वाज रेडी फॉर दिस बूम एंड गवर्नमेंट खुद भी स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रही थी। स्टार्टअप्स को शुरुआती पूंजी उपलब्ध कराने के लिए देश 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च कर रहा है। इन सारी चीजों ने इंडिया में एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट किया ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप ग्रो हो सके। इनफैक्ट इन्वेस्टर भी इंडिया को लेके काफी ऑप्टिमिस्टिक थे, तभी तो सकोया, सॉफ्टबैंक और टाइगर ग्लोबल्स जैसी फर्म्स भी इंडियन स्टार्टअप्स में इतना इंटरेस्टेड थी, क्योंकि उन्हें इंडियन स्टार्टअप का पोटेंशियल मालूम था। और इस चीज का सबसे बड़ा एग्जांपल थी 2007 में शुरू हुई कंपनी, जिसे आगे चल के वॉलमार्ट $16 बिलियन में खरीद लेती है। वैसे देखा जाए तो कितनी इंस्पायरिंग स्टोरीज है इन सभी की, है ना? बट अगर आपको ऐसा लगने लग रहा है कि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है, तो मैं आपको इसका दूसरा पहलू भी दिखाना चाहूंगा।
13 दिसंबर 2019 को साहिल खन्ना अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करते हैं। जो मैंने आपको तरीका बताया, ऐसे वैल्यूएशन गेम खेल खेल के करोड़ों रुपए की कंपनियां बन जाती है। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिनको लॉन्च हुए बहुत टाइम हो चुका है, आज तक प्रॉफिटेबल नहीं है, फिर भी उनकी कंपनी की वीडियो थी स्टार्टअप बबल के ऊपर, कैसे स्टार्टअप्स कस्टमर पे ध्यान ना देके सिर्फ वैल्यूएशन गेम पे या फिर उनके पास कितने यूजर्स हैं उस पे ध्यान दे रहे थे। एंड जितनी भी ये बड़ी बड़ी यूनिकॉर्न्स है, ये बावजूद लॉस में होने के इतनी बड़ी कैसे बन पा रही है। जब कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है तो जो इनिशियल इन्वेस्टर्स होते हैं उन सभी का बहुत फायदा होता है, क्योंकि वो अपने 10 करोड़ को 100 करोड़ बना चुके होते हैं। और शायद यही रीजन है कि जो स्टार्टअप ये सोच के शुरू हुए थे कि वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो एट द एंड इन्वेस्टर के लिए सिर्फ एक मनी मेकिंग मशीन बन के रह जाते हैं। क्योंकि फाउंडर का एम होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना, बट इन्वेस्टर का सिर्फ पैसे बनाना। और पैसा बनता है जब कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है। इसलिए तो कंपनीज प्रोडक्ट से ज्यादा कस्टमर एक्वायर करने पे ध्यान देती है, क्योंकि कंज्यूमर पूल जितना बड़ा होगा कंपनी की वैल्यूएशन उतनी ज्यादा होगी। और ये वैल्यूएशन गेम कितना खतरनाक हो सकता है कि शायद पेटीएम से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। ओवर वैल्यूएशन की वजह से पेटीएम की वैल्यू $20 बिलियन बताई जा रही थी, पर आईपीओ लॉन्च करने के बाद उसकी वैल्यू पहुंच गई $2.3 बिलियन पे। इनफैक्ट और भी कई स्टार्टअप्स थे जिनका इस ओवर वैल्यूएशन की वजह से काफी नुकसान हुआ। बट देखा जाए तो एज अ कंट्री ये स्टार्टअप्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली ये स्टार्टअप्स लाखों लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, एंड सेकेंडली कि जितने ज़्यादा स्टार्टअप मार्केट में आएंगे उतना ज़्यादा इनके बीच कंपटीशन बढ़ेगा। जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमें इनोवेशन देखने को मिलेगा, और जितना ज़्यादा इनोवेशन होगा एज अ सोसाइटी हम उतना और आगे बढ़ पाएंगे। इसका प्राइम एग्जाम्पल है ChatGPT, जिसके लॉन्च होने के बाद सारी कंपनीज ही AI के पीछे भागने लगी, जिसको मैंने अपनी इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। जो आप फ़ोन चला रहे हो, डेटा इतने सस्ते में यूज़ कर रहे हो, ये सब एक हेल्दी कंपटीशन और इनोवेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। एज वेल एज इन स्टार्टअप्स की वजह से इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी को बहुत ही फायदा होता है। एक और अच्छी बात है कि अब लोग भी इन स्टार्टअप्स को पसंद कर रहे हैं। शार्क टैंक जैसे शोज ट्रेंडिंग में जा रहे हैं और इंडिया का यूथ स्टार्टअप्स के लिए प्रेरित हो रहा है और स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। किसी भी कंट्री को अगर ग्रो होना है तो उस कंट्री में सक्सेसफुल बिजनेस का होना, इनोवेशन का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और लकीली इंडिया उस और बढ़ रहा है।